नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपए का अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 90,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा की गई। इसके अलावा 40,000 नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पेश करते हुए कहा कि राज्य में पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें प्रतिवर्ष 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा बजट में मुख्यमंत्री ने युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, किसानों, पशुपालकों, कारोबारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अस्थायी कर्मियों आदि को भी कुछ न कुछ देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। बजट में 25,000 विभिन्न कार्यात्मक पदों को भरने की घोषणा भी की गई। देखिए, हमने कहा है कि हम 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाना चाहते हैं और ग्रीन स्टेट के सभी पहलुओं पर हमने बातचीत की। इस बजट में ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। मुझे खुशी है कि ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में जहां हमने 6 ग्रीन कॉरिडोर की घोषणा की, वहां ई टैक्सी के लिए हमने 50% अनुदान की बात की गई है, ई बस के लिए हमने 50% अनुदान की बात की गई है और ई ट्रक के लिए भी 50% अनुदान की बात की गई है। 3 व्हीलर के लिए भी 50% अनुदान की बात की गई है। चार्जिंग स्टेशन के लिए भी हमने 50% अनुदान की बात की गई है। क्यों की है? मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि कोई चीज शुरू करने से पहले उसमें प्रोत्साहन देना पड़ता है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये बजट हमारे आने वाले 5 साल की दिशा और दशा तय करेगा। निश्चित तौर पर हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी स्टेट को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यही नहीं, 4 साल में अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और आने वाले अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य होगा। हाँ, हेल्थ टेक्नोलॉजी में भी हम बदलाव लाए हैं। रोबोटिक सर्जरी में जा रहे हैं, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को हमने अपग्रेड करके डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन बना दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंसेज बना दिया है। ये भविष्य की चीजें हैं जिनको अभी अमली जामा बनाने का बजट के बाद दायित्व हमारा है। देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मैं कह सकता हूं कि पिछली सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। एक्साइज पॉलिसी लाए नहीं, रिन्यू 10% पर बढ़ाकर करते रहे, इन्फ्लेशन उतना ही बढ़ जाता है। हमने न्यू ओपन लिक्विड पॉलिसी लाए और आज तक 36% शराब के ठेकों की बिक्री से हमें आय बढ़ रही है। वाटर सेस लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहता सोना है। ये पानी हमारा बहता सोना है, इसमें फायदा उठा रहे हैं उद्योगपति, और बड़ा उद्योगपति बनता जा रहा है इस योजनाओं के द्वारा। पब्लिक सेक्टर यूनिट के और बड़े पैसे बढ़ते जा रहे हैं। हमने कहा कि 30% हमें ये दीजिए। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने शराब की बोतल पर 10 रुपए का मिल्क सेस लगाया है ताकि हम उससे भी आय कर सके और दुग्ध उत्पादक डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो हिमाचल की वातावरण है उस दिशा में भी आगे बढ़ सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियों में से हमने 3 गारंटियों को पूरा कर दिया। पहली ओपीएस है, दूसरी हमारी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल वाली है, तीसरी महिलाओं के प्रथम चरण में सभी 2,37,000 महिलाओं का, जिस पर 461 करोड़ रुपए खर्च आएगा, हमने 1,500 रुपए देने का घोषणा कर दी है। क्योंकि ये सरकार 5 साल के घोषणा पत्र पर आई है।
चौथी दूध वाली के लिए मेडिकल 500 करोड़ रखा है। सबसे पहले दूध की योजना शुरू करने से पहले वहां मिल्क टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए पहले पैसा रखा और हमारी 4 योजनाएं पूरी हो रही है। आने वाले समय में सभी योजनाएं पूरी करेंगे। योजनाएं तो और गारंटियां तो हम पूरी करेंगे, और जो रोजगार गारंटी योजना हमने राजीव गांधी की रोजगार गारंटी योजना शुरू की है, 90,000 तो निजी क्षेत्र में हम रोजगार दे रहे हैं, 30-35 हजार के करीब हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं। हिमाचल की जनसंख्या के हिसाब से अगर इस रोजगार का आंकलन किया जाए तो ये सही दिशा में बढ़ते कदम है। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बजट जो है बिल्कुल दिशाहीन बजट है और गुमराह करने वाला है। अच्छा होता कि अपने कुछ इनिशिएटिव को लेकर के उन्होंने अगर बात की होती, जिस पर हम मानते कि ये प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। अगर ग्रीन एनर्जी पर अगर वो बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात कर रहे हैं, तो उस बात को उनको समझना पड़ेगा। जो सब्सिडी का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट कितना बियर करेगी, कैसे बियर करेगी, उसका उनका जो है फाइनेंशियल जो है मैकेनिज्म क्या होगा। योजना केंद्र सरकार ने सब्सिडी की दी है और घोषणा प्रदेश सरकार करे। ये सारी ग्रीन एनर्जी से संबंधित जो है वो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है और केंद्र ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके अंतर्गत ही सारा ये प्रावधान है। इसमें नया क्या किया उन्होंने। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने ये कहा कि भी हम यहां लगाएंगे, यहां रूट ग्रीन कॉरिडोर का जिक्र किया है, और मेरा ये मानना है कि इस सारे काम को पूरा करने के लिए अभी सालों लगेंगे। हिमाचल प्रदेश में विल टेक अनदर 10 साल लग जाएंगे सारे पूरे इन कॉरिडोर्स को अगर कंप्लीट करने की अगर बात करते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा खड़ा करना होगा। और दूसरी बात, जो कमर्शियल व्हीकल पर उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी देंगे, उसके सब्सिडी देने के लिए पहले तो बात यह है कि कौन लोग होंगे जो इसमें आगे आकर के इतनी महंगी व्हीकल, क्योंकि कॉस्ट वाइज ये व्हीकल बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, मोर देन 3 टाइम्स वो गाड़ियां महंगी है। तो उसके लिए इतना सरल नहीं है कि भाई लोग आगे आकर के उसमें तुरंत जो है उसको खरीदना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट की अगर बात कही, रोजगार की बात की, सही माने में उन्होंने जो बात कही है, फिगर है 25,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही है, और वादा किया है 5 लाख का। और उसके बाद फिर और चीजों को जोड़ जाड़ करके ये करने की कोशिश करे, इतना प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, इस सारी चीजों को लेकर के कहने की, ये आंकड़े की सारी इस तरह से करने, इसका वो करने की कोशिश, जाल बुनने की कोशिश कर रही है। सही मायने में 3 महीने का कार्यकाल वर्तमान सरकार का बीत गया, और 3 महीने के कार्यकाल में अभी तक रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का ही काम हुआ। थोड़ी भी संवेदनशील होती, आउटसोर्स पर लगे हुए सबसे नीडी लोग वो होते हैं, वो भी हटा दिए गए। और इसके अलावा जो योजनाएं हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कुछ का जिक्र किया है, उसमें से बहुत सारी योजनाएं वो हैं जो योजनाएं पहले से चली थी, लेकिन उनका नाम बदल करके, उन्होंने योजनाओं का नाम बदल करके किया। लेकिन हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप हेल्थ सेक्टर की अगर बात कर रहे हैं, क्या हुआ हिम केयर का? हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मोबिलाइजेशन में 3 महीने में 2 बड़े चीज़ें हमने करके दिखाई। पहली चीज़ है हिमाचल का बहता सोना, जो पानी, जो नदियां हिमाचल की बहती है, जिससे और प्रदेश तो संपन्न हो रहे, लेकिन हिमाचल गरीब होता जा रहा है। उस संपन्नता को मजबूत बनाने के लिए हमने वाटर सेस लगाया। किन पर लगाया? 172 जो हाइडल प्रोजेक्ट है। जब वो अपनी कमाई कर चुके हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट बनाने में उनकी लागत आई थी वो पूरा कर चुके, अब वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्टों पर हमने वाटर सेस लगाया। और हम चाहते हैं कि जो कमाई पूरी करके और ज़्यादा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसी पैसे से, उस पर हिमाचल के को 30% रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो कि 12% मिलती है। इस दृष्टिकोण से हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं। पहली बार 5 सालों में जो हमारी शराब की लिकर पॉलिसी है
उसमें हमने ओपन बिडिंग करवाई। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि कई यूनिट जो हमारे हैं, चाहे उसमें बद्दी का यूनिट है, चाहे शिमला का यूनिट, 60% की अबव पे गए। तो कम से कम उसमें भी हमारे को काफ़ी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। बाकी जो हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और इसके लिए अभी जल्दी नीति बनेगी। आप देखेंगे कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था 4 सालों में अपने पांव पर खड़ी होगी और हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य आने वाले 10 सालों में होगा। कांग्रेस विधायक राजेश धर्मानी ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। कि उनके ये मुख्यमंत्री के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे पहला बजट आज उन्होंने विधानसभा में पेश किया और प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ कि ये बजट जहाँ विकासोन्मुखी है वहीं पे एक विकसित और हरित हिमाचल के लिए रोड मैप तैयार किया है। दूरदर्शिता इसमें झलकती है और बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो घिसा पिटा जो है अपना रिएक्शन दिया है कि निराशाजनक का, इससे ज़्यादा उनके पास शब्द नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करें, क्या हिमाचल प्रदेश को एक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसको हम इसके एनवायरनमेंट को सहज सकें, सहज संजो के रखें और साथ में अपनी जो विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको भी जारी रखें। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। महत्वाकांक्षी बजट है और वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश इस तरह से बजट आया है, समझता हूँ कि विपक्ष को भी इससे उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा बजट आएगा जो कि जनता के हित का बजट होगा। जो बेरोजगार हैं उनका इसमें पूरा ख्याल रखा गया है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको शुरू करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश जो है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। सर, कांगड़ा को देखिए, उसका बहुत ही स्वागत करते हैं। पोटेंशियल कांगड़ा जिला में है और पहले से भी पर्यटक आते रहे, लेकिन सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगी तो उससे मुझे लगता है कि वहाँ लोगों को न केवल जो लोग पर्यटन से जुड़े हैं उनको, बल्कि बाकी जो वहाँ की जनता है उनकी आर्थिकी में भी बढ़ावा होगा। आपको नहीं लगता सर? देखिए, ऐसा नहीं है, बाकी जगह के लिए भी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि जिस दृष्टिकोण को लेकर के कांगड़ा के ऊपर बात हुई है। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले टीना ठाकुर, ब्यूरो चीफ शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। टीना ठाकुर के पास सीधा चलेंगे और जिस तरह से सुक्खू सरकार का पहला बजट आया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश किया है, हिमाचल की जनता इस बजट को कैसे देख रही है, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की? टीना जी। जी देखिए, कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए 3 महीने का समय हुआ है। पहला बजट था और जनता को जो है उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। 10 गारंटियां बड़ी जो थी वो लेकर सत्ता में कांग्रेस आई थी। और अगर हम बजट को देखें तो 4 जो गारंटियां हैं उन पर मोहर लगाई है कांग्रेस ने। हालांकि बहुत वो जो चीजें हैं बहुत थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो अगर हम देखें कि महिलाओं को प्रतिमाह जो 1500 रुपए देने थे तो ओपीएस की बात कही गई थी और राजीव डे बोर्डिंग स्कूल शुरू करने की बात बजट में कही गई है। ये तमाम जो चीजें थी और 1 लाख रोजगार की बात सरकार ने कही थी, जिसमें से पिछले कल बजट में घोषणा की गई कि 30,000 जो कार्यशील पोस्ट है वो सरकारी क्षेत्र में सरकार भरने की कोशिश करेगी और जो 90,000 पोस्ट है वो अप्रत्यक्ष तौर पर निजी क्षेत्र में जब निवेश आएगा उसमें वहां पे जो भरे जाएंगे। और लेकिन जो बड़ी चीजें थी, बागवानी आयोग की बात कही गई थी, उसका लोगों को इंतजार था। लोग बागवान का थोड़े मायूस हुए क्योंकि बागवानी आयोग की बात की तो नहीं कही गई है, लेकिन नीति बनाने की यहाँ पे बात कही गई है। उद्योगों को बढ़ावा
देने की तमाम तरह की यहाँ पे बातें की गई है। ग्रीन स्टेट 2 मार्च 2026 तक हिमाचल को बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तमाम चुनौतियों के बीच ये पहला जो बजट था सुक्खू सरकार ने अपना पेश किया। हालांकि बड़ी चुनौतियां थी, 75,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल पर है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम 100 रुपया है उसमें से 42 रुपया पेंशन और कर्मचारियों की जो तनख्वाह है उन पर खर्च हो रहा है, ग्रांट है, लॉन्स है, तमाम उन पे खर्च हो रहा है। अगर हम परियोजनाओं पर विकासात्मक कार्यों की बात करें, केवल 29 रुपए हिमाचल में इन जो काम है इन पर खर्च हो रहा है। तो ऐसे में ये जो तमाम जो चीजें थी, बेशक ये सुक्खू सरकार के सामने जो है बड़ी चुनौती है। अगले साल कर्ज का जो बोझ है वो कम करना है, साथ ही जो पूंजीगत व्यय है उसको बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि विकासात्मक कार्यों में सबसे कम पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसी जो तमाम जो चुनौतियां हैं वो सुक्खू सरकार के सामने। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रहे हैं 5 साल का समय है उनके पास में। ऐसा नहीं है कि पहले ही बजट में वो सब कुछ यहाँ पे पेश कर देते। जितने रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से हर वर्ग का ध्यान रखने की उन्होंने कोशिश की है। आप अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे बजट को, जो कमजोर वर्ग है उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की है सुक्खू सरकार ने। 13 नई योजना यहाँ पर लाई है। पंचायत और जो एमसी जो नगर परिषद के जो प्रतिनिधि है उनका मानदेय यहाँ पे बढ़ाया है, मनरेगा की दिहाड़ी यहाँ पे बढ़ाई है। तो इसमें अगर हम ऑफ रोल कर्मचारियों की बात करें, 70,000 के करीब ऐसे कर्मचारी हैं। ओपीएस दे के पहले ही 1,36,000 जो कर्मचारी है उनको साथ चुकी है सरकार। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो सुक्खू सरकार ने, जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे वर्ग है उनका ध्यान रखा है। ई व्हीकल के लिए जो नई पॉलिसी वो लेकर आ रहे हैं, उद्योगों के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अपने जो रिसोर्सेज है उसको बढ़ाने के लिए वाटर सेस लगाने की यहाँ पे बात कही गई है। काउ सेस यहाँ पे शराब की बोतलों पे लगाने की बात की गई। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जो काउ सेस है और जो ये वाटर सेस है ये किस तरह से ये वसूलती है सरकार, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इनको वसूलने की रहेगी। क्योंकि वाटर सेस को लेकर पहले ही जो वाटर ये जो अपनी जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो कंपनीज है पहले ही अगर अन्य राज्यों में देखें कोर्ट में जा चुकी हैं। हालांकि हिमाचल सरकार बार बार कह रही है कि हम बात करेंगे, वाटर से सबसे ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण एक एसेट साबित होने वाला है हिमाचल के। लगभग 4,000 करोड़ की जो है सालाना इनकम इससे होने वाली है। काउ सेस की बात करें, उससे अगर हम सीधे बात करें कि दुग्ध उत्पादकों के साथ बड़ा वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी, वो उससे पूरा होने वाला है। तमाम ऐसी चीजें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालांकि सारी चीजें ध्यान में रखी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो छूटती है बजट में। हालांकि उनका कहना है कि आने वाले जो दिन है उनमें इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि चाहे युवा है उनके लिए स्टार्टअप्स की बात की गई है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, बागवानी है, मत्स्य है, सभी क्षेत्रों में बड़ी जो सब्सिडी है वो देने की बात सरकार ने कही है। तमाम जो 53,000 जो का जो बजट का आकार है वो हिमाचल का इस बार का है। आप देखेंगे कि पिछली बार 50,000 करोड़ का करीब का जो आकार था बजट का वो रहा है। 12,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च हुआ था। तो ऐसे में ये जो बजट है इस बार का घाटे का बजट है, लेकिन फिलहाल देखना है कि जो सीमित संसाधन है उसमें ये सरकार कितना बेहतर और कर पाती है। जी टीना जी, जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं घाटे का बजट है और सरकार पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत बड़े स्तर पर झेल रही है, सैलरीज देने की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता और बड़ा चैलेंज सरकार के सामने पिछले दिनों हमने देखने को मिला। अब सवाल ये है कि विपक्ष ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि योजनाओं का नाम बदल दिया गया और सिवाय आंकड़ों के छलावे के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने नेता प्रतिपक्ष अभी सुना, उनको भी वो बार बार कह रहे हैं कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, दिशाहीन है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो बजट है हिमाचल का, इसमें सीधे तौर पे जो नकल है वो केंद्र के बजट की नकल की गई है। तो ऐसे में आप देखें कि बजट को बार बार विपक्ष निराशापूर्ण बता रहा है। हालांकि अगर हम एक्सपर्ट्स की राय जाने तो संतुलित बजट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जितने सीमित संसाधन थे उन्हें उसमें बहुत बेहतरीन देने की कोशिश सरकार ने, क्योंकि पहला बजट था, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हम लगा सकते थे। टैक्स फ्री बजट है, काफी समय से हिमाचल में टैक्स फ्री बजट पेश करने की परंपरा रही है, उसको कायम रखा है। और अगर हम दूसरी तरह की बात करें कि आप देखेंगे कि हिमाचल पिछले अगर 2022 की हम बात करें, 7 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से केवल हिमाचल में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो ये छोटा राज्य है, छोटे राज्य से एक बड़ी जो कांग्रेस कर रही है। आने वाले दिनों में कर्नाटक में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तमाम बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के अगर हम आप बजट देखेंगे ध्यान से, इससे आप देखेंगे कि जो उन्होंने गारंटियां दी थी, जो उन्होंने वादे अपने
सत्ता में आने से पहले किए थे, उनको लगभग पूरा करने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस करती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब बोल सकते हैं कि ये एक संदेश देने की कोशिश भी यहाँ पे कांग्रेस कर रही है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। और बार बार सुक्खू सरकार कह रही है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, उनको आय के संसाधन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सबसे एक अच्छी बात जो इसमें सुक्खू सरकार ने कही वो ये कही है कि आने वाले साल में, अगले साल जो लोन लेती है हिमाचल सरकार, उसका जो आकार है वो कम कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया टीना जी, तमाम जानकारी के लिए। टीना ठाकुर, ब्यूरो चीफ शिमला से हमें जानकारी दे रही थी कि दरअसल जो सुक्खू सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है, बतौर वित्त मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बजट पेश किया, तो उसको लेकर हिमाचल की जनता की क्या राय है। भले ही विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है कि केंद्र की नकल की गई है, आंकड़ों के जाल में उलझाया गया है प्रदेश की जनता को सिर्फ इस बजट में, लेकिन दरअसल इस बजट के तहत कहीं ना कहीं जो हिमाचल में टैक्स फ्री बजट की परंपरा है उसको कायम रखने का प्रयास किया गया है। हालांकि बागवानी नीति को लेकर कई उम्मीदें थी, वो इस बजट में अभी नहीं मिल पाई, जिससे कहीं ना कहीं बागवान हैं वो उतने खुश नहीं नज़र आए धरातल पर, ग्राउंड पर जितनी उनको उम्मीदें थी। ऐसे में हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अभी 5 साल की सरकार है, सरकार धीरे धीरे तमाम उन बड़े मुद्दों पर काम कर रही है जो हिमाचल के लिए, हिमाचल की जनता के लिए ज़रूरी है। वाटर सेस जिस तरह से लगा दिया गया है, मिल्क सेस लगा दिया है, ये कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद है सरकार के इस बजट में कि बड़ा लाभ आर्थिक रूप से होगा हिमाचल को, जिससे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस फाइनेंशियल क्राइसिस से थोड़ी राहत मिल पाएगी हिमाचल सरकार को। 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट थ्री व्हीलर, ई टैक्सी, ई बस, ई ट्रक पर 50% अनुदान देने का भी ऐलान किया है इस बजट में मुख्यमंत्री ने, और साथ ही साथ ये दावा किया है कि अगले 10 साल में हिमाचल को देश का सबसे बेहतर राज्य बनाकर दिखाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार की तरफ लगातार हिमाचल सरकार बढ़ रही है, ये दावा है मुख्यमंत्री का। चलिए हिमाचल के इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजीव देष्टा, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही साथ विजय डोगरा, कांग्रेस प्रवक्ता, और पदम वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से करूंगा। संजीव जी, सही दिशा, बढ़ते कदम, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री का नारा बजट को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज चैनल पे बजट पे बात करने के लिए बुलाया। जी देखिए, जिस तरह से कल हिमाचल प्रदेश का जो सालाना बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किया गया जी, इसमें यदि देखा जाए तो नया कुछ भी नहीं था। हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू रसीद है वो 25,945 करोड़ है, और जो एक्सपेंडिचर है 45,115 है। परंतु इसके बीच का जो बजट का प्रावधान होगा वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, और सिर्फ योजनाओं के नाम बदले गए हैं। नई कोई भी योजना ऐसी नहीं बताई कि जिससे हिमाचल प्रदेश के वर्गों का लाभ हो। और केंद्र सरकार का कहीं भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। जो भी योजनाएं इन्होंने गिनवाई, या तो नाम बदले हैं, या जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मदद की जा रही है वही योजनाएं मात्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताई गई, जिसमें न कृषि, बागवानी, ना युवाओं का, ना महिलाओं का, किसी भी वर्ग का
कोई ऐसा विशेष जिक्र नहीं है जिससे पूरे प्रदेश के लोग लाभान्वित हो। ठीक है, विजय डोगरा जी क्या कहेंगे? स्वागत है और धन्यवाद आपका जी। आज क्योंकि मैं सुन रहा था कि जिस तरह से ये बातें आज चल रही हैं कि बजट ये सिर्फ छलावा है, दिखावा है। जब कोई बात धरातल पे आती है और नई सरकार जब कोई नई चीज लेके आती है तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँ कि ये बड़ा संतुलित बजट है और इस बजट में जैसा कि मैं भी सुन रहा था कि टीना जी भी कह रही थी और आप भी उस पर चर्चा कर रहे थे कि हर उस छोटे वर्ग को टच करने की बात की गई है। ये बड़ी सूझबूझ की बात है जी। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको विधायक प्राथमिकता की जो कुछ बातें थी विधायकों के साथ चर्चा करने के बाद और भी कई चीजें स्टडी करने के बाद जब ये बजट पेश किया है कल, ये सामरिक दृष्टि से आने वाले समय के लिए बहुत ही बढ़िया बजट है। और इसमें आप देखेंगे कि चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे हमारे विधवा महिलाओं के लिए जो नीति बनाने की बात हुई है और किसानों के लिए जो एक समृद्ध किसान बनाने की जो बात हुई है, ये सारी बातें इस बजट में इसका समावेश है। और ये कहना कि ये कोई उसी तरह से कोई बात है, ये कोई चर्चा नहीं है। आज जरूरत ये थी कि आज आप न्यूनतम दिहाड़ी देखिए 350 से 375 कर दी गई है। मिड डे मील वर्कर्स के पैसे बढ़े हैं। जो आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं, अभी टीना जी कह रही थी 17,000 के करीब आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं, उनको 11,250 रुपए मिलेंगे। ठीक है, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने 3 खास मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आज हिमाचल के बजट से हिमाचल की जनता को क्या मिला, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले विजय डोगरा जिससे हम चर्चा कर रहे थे, जो बता रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए हर वर्ग को ना सिर्फ ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है, बल्कि तमाम वो प्रयास किए हैं जिससे हिमाचल कर्ज से उभर सके और साथ ही साथ कर्मचारियों के अलावा जो हिमाचल को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास हैं वो किए गए हैं। विजय जी एक बार अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद क्योंकि मुझे फिर पदम जी के पास जाना है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जैसे पैरा वर्कर्स हैं, मनरेगा कामगार हैं, छोटे दुकानदार हैं और ये पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि छोटे दुकानदारों के लिए सरकार जो एक स्कीम लेके आई है उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार किस तरह से अपने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना उनके बारे में भी किसी ने सोचा, क्योंकि कोरोना काल में जिनके बिजनेस ठप हो गए थे उनको स्टार्टअप के माध्यम से जो रेडी फड़ी वाले दुकानदार हैं, दर्जी हैं, नाई हैं, चाय वाले हैं, उन सब के लिए 50,000 रुपए तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50% भी सरकार देगी। अगर इस तरह की सोच माननीय मुख्यमंत्री ने इन प्रदेश के लोगों के हित में अगर सोची है तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो क्योंकि मैं देख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भी ये कह रहे थे कि ये एक सिर्फ मुखौटा है केंद्र की, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है और सोशल वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये हमारा फर्ज भी है। और जहां तक मैं ये समझता हूँ कि 53,413 करोड़ का ये जो बजट है, इस बजट में कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं, जैसे वाटर सेस की बात हो रही थी। हमारे यहाँ जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर जो पावर सेस लगा है उससे हम लोग इकोनॉमी जनरेट करेंगे और ये जो संसाधन है अपने संसाधनों को अगर हम जनरेट करके हम अपनी आर्थिक को और मजबूती के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो जो आर्थिक बोझ इस प्रदेश के ऊपर है उसको भी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री ने उससे उभरने का जो प्रयास किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और प्रदेश में जैसे पूर्व सैनिकों के बारे में उन्होंने कहा कि जो उनके लिए पद हैं और 25,000 नियुक्तियां उन्होंने कर दी है और 5,000 जल शक्ति विभाग में जो नियुक्तियां होनी है तो 30,000 नियुक्तियों की बात उन्होंने प्रथम बजट में कर दी है। हम लोगों ने ये कहा था जो गारंटियां हैं
और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि प्रदेश की माली हालत को देखते हुए और प्रदेश में किस तरह से संसाधनों को जुटाया जा सकता है, एक ग्रीन स्टेट बनाने की जो चर्चा हो रही है, और व्हीकल्स, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के माध्यम से 2026 तक का इसका एक उन्होंने एक रखा है कि हम 31 मार्च 2026 तक इस प्रदेश को हम लोग हरित क्रांति में ग्रीन स्टेट बनाने का जो एक सपना है उसको वो साकार करेंगे। लेकिन और मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री को, अभी मैं भी सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि आप भले ही सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो भी ये व्हीकल्स हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, उनकी कॉस्टिंग, उनकी प्राइसिंग इतनी हाई है कि लोग उस पर जाएंगे भी या नहीं जाएंगे ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है। अगर 1-2% लोग चले भी जाते हैं तो उससे तो हिमाचल को आप ग्रीन राज्य पूरी तरह से नहीं बना सकते। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि इसके दाम अभी बढ़े हैं। अभी दाम इसके चूंकि 3 गुना की बात कर रहे थे प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, आज हालत ये है कि प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश को हम लोग, जैसे हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक बसेस, जो हमारी बसेस हैं, हमारे डिपोज हैं, परिवहन जो हमारा है ट्रांसपोर्ट, उसमें हम लोग अभी इजाफा करने जा रहे हैं। 150 बसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसको एक ये जो बात है आज, क्योंकि बजट तो अभी पहला बजट पेश हुआ है, अभी 5 वर्ष पड़े हैं, और 5 वर्ष के लिए जो एक बजट में निर्धारित चीजें हैं, ये एक दिशा और नई गति देने की जो बात हुई है, इसमें ये बात झलकती है। और ये सत्य भी है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जब विधायकों के साथ विधायक प्राथमिकता योजनाओं के ऊपर जब वो चर्चा कर रहे थे, उनसे कई जो सुझाव उनके आए उनको उसमें सम्मिलित किया गया है। प्रदेश के बहुत से सूझवान जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे राय मांगी गई थी, उन्होंने भी इसके ऊपर राय दी है। तो ये सारी बातों का समावेश करके ये जो बजट है, ये बजट सामरिक दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक बजट आगे लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से इसका महत्व। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, पदम जी के पास जाना है। पदम जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? जी धन्यवाद आप सबका जी। और जहाँ तक बजट की बात है, एक सीधी सी बात तो ये है कि ये एक सामान्य बजट है, औपचारिक बजट इसे हम कहेंगे। ये कोई ऐतिहासिक बजट नहीं है। हर बजट में कुछ ना कुछ चीजें नई होती हैं, कुछ ना कुछ प्रावधान नए होते हैं। अगर एक वेलफेयर स्टेट के हिसाब से देखा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन 3 चीजों की हम प्राथमिकता देखते हैं कि किसी भी बजट में ये होने चाहिए। तो अगर हम इस बजट की बात करें तो इसमें अगर शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में जो भी योजनाएं हैं, मैक्सिमम योजनाएं, जो 12-13 नई योजनाओं का प्रावधान रखा गया है, उसमें शिक्षा की ज्यादा है। और उसमें भी शिक्षा की वो सारी योजनाएं हैं जो एडेड है, पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या कहीं और से फंड आ रहे हैं, उनकी तरफ से है, तो वो ठीक है और वो होनी चाहिए, वो जरूरी भी है। तो इसको शिक्षा के मामले में अगर उन एड को अगर देखा जाए जो पहले की मिल रही थी, तो उसमें कुछ संस्थान जैसे पहले बंद किए गए, तो उसके बाद वो क्लस्टर स्कूल्स बनने चाहिए, या क्लस्टर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उस तरह से वो सब कुछ एक वो क्लस्टर का अभी यहाँ पर एक, हालांकि डिपार्टमेंट में ये पहले से एक प्रोविजन है, लेकिन बजट में उसको कहीं दर्शाया नहीं गया। तो जो चीजें बंद की गई हैं उनको क्लस्टर में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। वो थोड़ा सा अभी क्योंकि पहला बजट है, इसको हम इसलिए ज्यादा वो नहीं कह रहे क्योंकि पहला बजट है। पहले बजट में या तो आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कर जाते हो कि जिससे बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, या फिर इसको एक औपचारिक बजट हम लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें प्रावधान रखे गए हैं, योजनाएं रखी गई हैं, नीतियां और वो चीजें बनाई जाएंगी। अभी बनाया नहीं है कुछ, ये कुछ होना है। तो पूरे साल भर में ये सारी चीजें होनी है, इनको आपने अचीव करना है। जो एक विजन है, इसको हम एक विजनरी बजट जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये एक औपचारिकता है अभी वाले बजट की, क्योंकि इतना समय गवर्नमेंट के पास नहीं था। 3 महीने में आपके पास ना तो योजनाएं बन सकती हैं, ना आपके पास फीडबैक आ सकता है कहीं से, और ना ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसलिए इस बजट को बहुत ज्यादा हम अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक विजन रखा गया है और विजन के हिसाब से बहुत अच्छी बात यह कि पहाड़ों के हिसाब से जैसे ग्रीन स्टेट की बात की गई है, तो
तो बहुत बढ़िया है ये, लेकिन उसके लिए अभी पॉलिसी बनानी है। और पॉलिसी बनाने में सबसे पहला फंडा जो इसमें आता है, जो सबको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जब भी ग्रीन पॉलिसी बनेगी इस मामले में इसमें जब आएगी, हम स्टेट में डीजल से चलने वाली 15 साल से पुरानी सारी गाड़ियों को बाहर करना होगा। चाहे वो बस है, चाहे ट्रक है, चाहे वो गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल, जो मर्जी है, डीजल से चलने वाली 15 साल से पुरानी कोई भी गाड़ी होगी, जब तक वो स्टेट से बाहर नहीं होगी, उसका रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होगा, स्टेट में उसका चलना बंद नहीं होगा, तब तक आप किसी भी सूरत में ग्रीन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हिमाचल के लिए। 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बसेस हमारे पास चल रही हैं। जितने हमारे पास ट्रक है सब 15 साल से पुराने हो गए हैं। 15 साल का तो हमारा लोन रहता है ट्रकों के ऊपर। रीफाइनेंसिंग जो होती है 10 साल के बाद भी रीफाइनेंसिंग हो रही है 5 साल की। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इस चैलेंज को कैसे निपटना है, उससे जो प्रभावित होंगे लोग को कैसे, ये एक बड़ी पॉलिसी बनेगी इस पर। इसको हम एक चीज दिखा दी गई तो वो हो गया। उसी तरह से अगर शिक्षा के बाद हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हर विधान आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो खोले जाएंगे, 134 जो टेस्ट की निःशुल्क सुविधा जो प्रदान की जा रही है, वो एक अच्छी चीज है। तो ये सही है। रोजगार आपके पास संजीव जी, रोजगार के मामले, ठीक है, मैं पदम जी आऊंगा मैं आपके पास। संजीव जी, लगातार विपक्ष बीजेपी इस बजट को दिशाहीन आंकड़ों का छलावा करार दे रही है। मेरा सवाल ये है, हिमाचल के चुनाव में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा था और उसी मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं हार और जीत की जो गणित था वो लगभग इस बार तय भी हुआ। और ये हम सब जानते हैं जो हिमाचल के चुनाव में इस बार कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रही। सीधे तौर पर मैं इसी सवाल पर आता हूं। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था कि हम ओपीएस नहीं दे सकते। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं से इसी मंच पर यह सवाल किया था कि आप आखिर ये क्यों नहीं कर पा रहे जब कांग्रेस कर रही है इस चीज को। लेकिन अब बजट से पहले हिमाचल की नई कांग्रेस सरकार ने, सुक्खू सरकार ने कर दिखाया। बीजेपी इसको क्यों नहीं कर पाई? देखिए, बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम ओपीएस नहीं देंगे। बीजेपी ने कहा, आपके प्रवक्ताओं ने इसी मंच पर कहा था, आपके प्रवक्ताओं ने इसी मंच पर कहा था, मैं रिकॉर्डिंग निकलवा कर भिजवा दूंगा आपको। हमारे अपने तो प्रवक्ताओं ने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम इसके लिए योजना बनाएंगे, केंद्र सरकार से मदद लेंगे तो ही हम ओपीएस की बात करेंगे। परंतु जहां तक झूठ और फरेब की राजनीति कांग्रेस के लोगों ने की है, उससे आज सरासर सामने नजर आ रहा है जिसके बलबूते पर वो सत्ता में आए हैं। और जो उनकी 10 गारंटियां थी, 10 गारंटियों में ओपीएस की जो आप बात कर रहे हैं, और ओपीएस आज भी लागू नहीं हुआ है। आज भी, चलिए ये बड़ा मुद्दा, ये बड़ा सवाल आप दावा कर रहे हैं। रुक जाइए एक बार, मैं इसके ऊपर जवाब ले लेता हूं हाथ के हाथ। मैं विजय डोगरा जी, आज भी एनपीएस का पैसा कट रहा है। चाहे आप किसी भी कर्मचारी से इस विषय में पूछ सकते हैं। और दूसरा जो विषय है वो महिलाओं का है। महिलाओं के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ा फरेब किया है कि हम 1500 रुपए पहली कैबिनेट की मीटिंग के बाद देंगे, परंतु आज तक उस विषय में इन्होंने कोई पहल नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट में कहा गया कि हम 1500 देंगे, सिर्फ 2,31,000 महिलाओं को देंगे, परंतु किस कैटेगरी की महिलाओं को देंगे, 2,37,000, ये भी उसमें 2,31,000 वो भी स्पष्ट नहीं किया गया है। और तीसरा इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को प्रदेश में नौकरी देंगे और पहली कैबिनेट के बाद, परंतु आज 15 से 16 कैबिनेट की इनकी मीटिंगें हो चुकी है, परंतु मीटिंगों पर मीटिंगें हो। चलिए मैं सिलसिलेवार आपके 3 बड़े आरोप आपने लगाए हैं, मैं तीनों का जवाब ले लेता हूं। डोगरा साहब, पहली बात, संजीव जी का जो दावा है कि ओपीएस लागू नहीं हुआ, कहां पर अड़चन है? पहला तो इस बात का जवाब दे दीजिए। दूसरा, ये कह रहे हैं कि 1500 रुपये का जो दावा है, वो वादा है, वो घोषणा है, वो छल्लावा है। और तीसरा, ये जो 5 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रतिक्रिया आपकी। जी, मैं एक बात ये बता दूं कि आपके इस चैनल पे मैं, क्योंकि मैं लगातार आपसे, आप मुझे बुलाते हैं और मैं आता हूँ,
और इस विषय पे जितनी चर्चा मेरे ख्याल आपके चैनल ने की है, चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान राशि की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं के रोजगार की बात हो, और मैं बड़ी साफ गोई के साथ ही कह रहा हूं कि ये हमारी नई सरकार ने, सुक्खू सरकार ने आते ही ये ड्यूटी लगाई सारे डिप्टी डायरेक्टर्स को बोल के कि हमारे पास जो एनपीएस के हमारे जो कर्मचारी हैं वो कितना उनका आंकड़ा है। 1,36,000 लोग इसमें आते थे और उनके लिए जब 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन जब ओपीएस बहाल की गई, उस दिन ये कहा कि इनको ओपीएस अब लागू है और उसके लिए प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पहले दिन ये कहा कि हमने इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी है और 31 मार्च को जो कर्मचारी रिटायर होने जा रहे हैं उनको इस ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। पहली बात। नंबर 2, तो इसका स्वरूप क्या तो रहेगा? 1500 रुपए की सम्मान राशि सुन वाली लीजिए ना बात एक बार, संजीव जी सुन लीजिए। जो 1500 रुपए वाली बात थी, उस पे सब कमेटी का गठन किया गया कैबिनेट में, और कैबिनेट की सब कमेटी ने 1 महीने के अंदर अंदर जो आंकड़े इकट्ठे किए उसमें 22 लाख कुछ महिलाएं इस प्रदेश की थी जो इस सारी स्कीम के तहत आती थी, जिनमें से जब वो सारे आंकड़े वीडियो के माध्यम से आए तो 10,53,021 महिलाओं को ये 1500 रुपए की सम्मान राशि देने की बात हुई और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो सारी फाइंडिंग्स कैबिनेट के समक्ष रखी और कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि जून के प्रथम माह में ये जो 10,53,021 महिलाएं हैं इनको चरणबद्ध तरीके से हम लोग ये 1500 रुपए की जो सम्मान राशि है देनी आरंभ करेंगे। और तीसरी बात, जो बेरोजगार युवाओं को लेके जो बात हो रही है उसमें एक बात ये कही गई कि बेरोजगार युवाओं को हमने ये कहा था कि हम लोग 5 लाख नौकरी 5 वर्ष में देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री चाहे वो विधानसभा के अंदर और पहले भी वो ये कह चुके हैं कि हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से हम लागू कर रहे हैं। अभी उन्होंने 30,000 नौकरियों की बात की है, जो 25,000 नियुक्तियां वो अभी करेंगे जो पद रिक्त हैं, और 5,000 जल शक्ति विभाग में सीधे तौर पे जो लोग रखे जाएंगे जिनका इंटरव्यू हुआ है। अब उन लोगों के साथ ही 30,000 का आंकड़ा है। तो सरकार कहाँ झूठ बोल रही है? सरकार ने, जैसे अभी वर्मा जी कह रहे थे कि सरकार ने ये जो विजनरी डॉक्यूमेंट है, ये जो एक लंबी सोच, मिशन और विजन जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने मन में लेके चले हैं, ये उसका ही एक स्वरूप है जिस बजट को आज पेश किया है। उन्होंने आने वाले 5 साल में उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ हम स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, और जो संस्थान बंद हुए, जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि माननीय सदस्यगण सभी ये ध्यान रखें। अभी जो पछाद की एमएलए थी रेणु जी, उन्होंने कहा कि राजगढ़ का हमारा एक्सिन का दफ्तर बंद कर दिया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दफ्तर फिर से शुरू हो जाएगा। अगर ये अगर खुले मन से, खुली विचारधारा के साथ अगर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जो ड्राफ्ट दिया है इस बजट में आने वाले 5 साल के लिए जो एक नीतिगत फैसले, जो योजनाओं का सर्वांगीण एक मूल्यांकन करने के बाद अगर ये बजट आया है तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले सालों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, मील का पत्थर साबित होगा। पदम जी, आपके पास आऊंगा। बड़ा सवाल ये है कि लगातार बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने जो भी प्रतिक्रियाएं दी उनमें जो बड़े बिंदु हैं वो सिलसिलेवार मैं एक बार आपके सामने पढ़ भी दे रहा हूं और दर्शक भी उस चीज़ को समझ लें, ताकि 2026 तक ग्रीन राज्य हिमाचल को बनाने का लक्ष्य है सुक्खू सरकार का। ग्रीन राज्य बनाने के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। इसके अलावा जो ई-3 व्हीलर, ई टैक्सी, ई बस, ई ट्रक, इनको 50% का अनुदान देगी सरकार। अगले 10 साल में हिमाचल को देश का सबसे बेहतर राज्य बनाने का दावा भी किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार की बात कही है, और न्यू जो लिकर पॉलिसी है उसके ऊपर सरकार ने काम किया है। 10 रुपये का मिल्क सेस इसके ऊपर हर बोतल पर लगा दिया है ताकि कहीं ना कहीं जो उसका लाभ है वो मिल सके। और साथ ही साथ जो बड़ी बात है वो 30% वाटर सेस, क्योंकि पानी को बहता हुआ सोना बता रहे हैं मुख्यमंत्री लगातार कि हिमाचल के पास एक ऐसा सोना है जिससे बहुत कुछ हिमाचल की जनता को मिल सकता है, लेकिन उसका लाभ अभी तक उद्योगपति और उद्योगपतियों के अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उठा रहे थे। लेकिन अब
सुक्खू सरकार इसके ऊपर कहीं ना कहीं कदम उठाने जा रही है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे ये है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सेस लगा रही है सुक्खू सरकार, इससे कितना फ़ायदा सरकार को, कितना फ़ायदा हिमाचल की जनता को मिलेगा, और क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सही प्रयास है? जी, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रयास तो बिल्कुल सही है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि इस सेस के लगने से जो हिमाचली जो डोमेस्टिक यूजर है बिजली में फर्क नहीं आ, बढ़ोतरी नहीं आनी चाहिए। जैसा कि पिछली सरकार ने कहा था कि 125 यूनिट तक उन्होंने फ्री कर दी थी बिजली डोमेस्टिक यूजर्स में, ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने अपने वादे में, गवर्नमेंट तो अब आई, लेकिन वादे में उन्होंने कहा हम 300 यूनिट तक फ्री देंगे, ठीक। तो यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, एक उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिल रही है और उससे ऊपर की बिजली अगर उसको पहले 60 पैसे यूनिट थी और अब अगर उसको 80 पैसे यूनिट भी जा रही है, लेकिन 300 के बाद जा रही है, 300 तक जीरो ही रहना चाहिए, ये नहीं कि तब आपका 0 से लेकर और 301 तक एक ही रेट लग जाए, तो वो बात नहीं होनी चाहिए जैसा कि दिल्ली में होता रहा, ठीक। और या फिर दूसरी तरफ ये है कि जो आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में नो डाउट कि अभी भी हमारे पास जो बिजली हम देते हैं पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत कम रेट पर बिजली दी जाती है। उस पर अगर 50 पैसे आप बढ़ाते हो, 1 रुपया बढ़ाते हो, तो भी हम पड़ोसी राज्यों में बहुत कम रेट पर दे रहे हैं बिजली। अगर उस सेस का प्रभाव इस ढंग से होता है, उस नहीं है कुछ, क्योंकि उससे जो इनकम हो रही है वो बहुत ज्यादा होगी और वो एक ऐसी इनकम है, अगर मैं पुरानी बात करूं, बहुत पुराने 2000 में ये बात हुई थी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास पदम जी। कहीं ना कहीं जो हिमाचल है लगातार सबकी निगाहें इस बजट पर थी और सीधे तौर पर विपक्ष तो इसको दिशाहीन बजट करार दे रहा है, लेकिन मैं संजीव जी आपसे समझना चाहूँगा, आप लोग दिशाहीन कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र के बजट की नकल कर ली गई, हमारी योजनाओं के नाम बदल दिए, आंकड़ों का छल्लावा है, लेकिन अभी पदम वर्मा जी भी ये बात बता रहे थे कि प्रयास तो सही दिशा में कर रही है सरकार। वो बात अलग है कि आज फाइनेंशियल क्राइसिस है स्टेट में और वो अभी पिछले 3 महीने में नहीं हुआ, पहले से चला आ रहा है। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं अब हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी जिससे हिमाचल में राजस्व चलकर आए, बड़े उद्योगपति चलकर आएँ, ताकि हिमाचल के जो युवा हैं उनको भी रोजगार मिल सके। तो इसके लिए अगर ये प्रयास सरकार कर रही है तो विपक्ष को इसमें कहां पर अड़चन नजर आ रही है, कहां दिक्कत नजर आ रही है? संजीव जी। जी देखिए, विपक्ष को इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बोलो चाहे अपनी गारंटियों में कहो कि जो 10 गारंटियां थी उसमें से आज एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। नहीं, ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, कांग्रेस तो दावा कर रही है, मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि 3 से 4 गारंटियों पर हमने काम कर दिया और बाकी की जो 5 से 6 बची हैं उन पर भी हम कर देंगे। कौन सी वो 4 गारंटियां हैं, जरा आप भी मुझे बताइए। आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, ओपीएस ठीक है, 1 मिनट देखिए, एक इसका जवाब मैं विजय जी से ही आपको दिलवा देता हूँ। विजय जी बताइए कौन सी गारंटियों के ऊपर काम किया जाएगा? सर काम कर रहे हैं, लागू नहीं हुई। दोनों जने अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, काम हो रहा है गारंटियों पर, लागू कोई पदम जी यही बात तो कर रहे हैं, काम करने के ऊपर, घोषणा के ऊपर ही तो बात हो रही है। मात्र और घोषणाएं हो रही हैं, लागू नहीं हुई। अब मैं भी काम करने की तो बात कर रहा हूँ। अगर काम शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल की सरकार है, पहले 5 दिन में आते ही एग्जीक्यूट हो जाएगी चीजें, समय तो लगेगा ना। काम उसे कहा जाता है जब कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है और ओपीएस कांग्रेस कह रही है एमपीएस की जगह ओपीएस कटना शुरू हो जाए, वो काम होता है। चलिए बॉल मुझे लगता है बॉल वाला मामला चलता रहेगा और जनता बेचारी। कोई हिमाचल प्रदेश की एक भी महिला अगर ये बताए कि मेरे खाते में 1500 रुपए आए हैं, वो काम होता है। और कौन सा ऐसा परिवार है जो ये कहे कि मुझे 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है?
काम वो मैंने होता ये है। कहा कि झूठ के और कौन पहले सा हफ्ते युवा में ऐसा और ये कह सकता है कैबिनेट कि ने मुझे, कहा है। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम 1 साल में 30,000 नौकरी देंगे, तो अगर 5 साल में 1 लाख नौकरी भी 1 साल में देंगे तो ही 5 लाख नौकरी पूरी होती है। आप इनसे ये पूछिए कि किसानी और बागवानी के लिए इनकी सरकार ने बजट में क्या किया है। कोई नई सब्जी मंडी खोलने की बात की है, एंटी हिलगन की बात की है, सिंचाई योजना की बात की है, कोई प्रोसेसिंग यूनिट की बात की है। जैसे इन्होंने अपनी गारंटी में कहा था कि किसान अपने उत्पाद की स्वयं कीमत तय करेंगे, परंतु सरकार बनते ही बागवानी मंत्री का बयान आया, किसान अपने उत्पाद की स्वयं कीमत तय नहीं कर सकता। जिस तरह से सरासर अपने वादों से मुकर रहे हैं, उसी तरह से आज जो ये अपना बजट इन्होंने पढ़ा, उससे भी मुझे लगता है कि सिर्फ घोषणाएं मात्र, ये बजट भी उसी में ही शामिल है। और जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की है, इनको केंद्र सरकार का नाम लेते हुए भी झिझक हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, वक्त का अभाव है, इसीलिए मुझे चर्चा को यहीं विराम देना पड़ा।